हाय एवरीवन। आज के ज़माने में जहाँ कैंसर इतना कॉमन हो गया है लोगों में, बट उतना ही कैंसर एंड मेंटल हेल्थ इग्नोर्ड है। लोगों को कैंसर के बारे में तो पता है, बट उससे रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में नहीं पता है। तो आज इस बारे में बात करेंगे मैं और डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके इतने करियर में आपने क्या स्ट्रगल फेस करा लोगों के मेंटल हेल्थ को लेके, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं। जितना कैंसर का इलाज एक मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है, उतना ही किसी भी पर्सन को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमें मोटिवेट करना और उनको इस फेज में लेके आना कि वो उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करें और उसका राइट ट्रीटमेंट करें। ये अपने आप में एक चैलेंज रहता है। इनफैक्ट मैं तो खुद आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे 10 में से 2 पेशेंट ऐसे मेरे जरूर होते हैं जिनको हम कितना भी डिटेल में समझा दें, उसके बाद भी जैसे ही वो मेरे चेम्बर से बाहर निकलते हैं वो डिनाई कर देते हैं कि वो ये ऐसी बीमारी हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। तो डिनाइल जो है ना, ये बहुत बड़ा कॉमन इश्यू है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ऐसी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जैसे कि कैंसर डायग्नोज हो गया या कोई क्रॉनिक डिजीज है जैसे कि लिवर डिजीज है, तो इस तरह के पेशेंट्स में हम कैसे उनको डील करें ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए प्रेरित हो। मैंने ना रिसेंटली में काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट से बात करी है, और एज अ रिजल्ट मुझे ये पता लगा कि दे आर वेरी हैप्पी विद देयर डॉक्टर्स। दे टेल मी कि वी आर वेरी हैप्पी जिस तरीके से ऑन्कोलॉजिस्ट उनको मोटिवेट करते हैं और उनको बताते हैं कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, सब ठीक हो जाएगा। दे आर वेरी हैप्पी। देवर फ्यू फीमेल्स हु टोल्ड मी कि डॉक्टर ने उनको इतना मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, बाल जाएंगे तो और अच्छे बाल आएंगे। तो दे वर वेरी हैप्पी विद देयर oncologist. So I would say doctors are doing a beautiful job in terms of treating cancer patients. But in addition to it, of course, एक चीज़ थी जो मेरे को सबसे ज़्यादा patients ने बताई, वो ये थी कि उनको स्कैनिंग और ट्रीटमेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो आई थिंक अगर एज अ डॉक्टर अगर हम उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे कि देखिए आपके ये ट्रीटमेंट्स होने हैं या ये स्कैन्स होने हैं, और स्कैन की भी डिटेलिंग मुझे बताया गया, एक बोन स्कैनिंग होती है जो कि थोड़ा सा दर्दनाक होती है, तो उनको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जब उन्होंने फेस किया तो शी वॉज अ वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। अगर वही चीज़ पहले से पता होती तो शायद एक पेशेंट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर देता है। तो अगर डॉक्टर्स पहले से माइंडसेट से खेले और उनको पहले ही मेंटली रेडी कर दे तो उनका काम और आसान हो जाएगा। मैं एग्री करता हूँ। इनफैक्ट इसमें जैसे आपने बोन स्कैन बोला ऐसी एक वर्ड है कीमोथेरेपी। जितना लोगों को कैंसर से डर लगता है उतना ही कीमोथेरेपी से भी डर लगता है। तो मुझे जब मैं उनको बोलता हूँ कि आपको कीमोथेरेपी लगेगी, इनफैक्ट आपको हैरानी होगी, बहुत बार अगर मुझे लगता है कि पेशेंट इतना एजुकेटेड नहीं है या पेशेंट का इतना ओवरऑल अवेयरनेस नहीं है, तो मैं वर्ड भी यूज़ नहीं करता। मैं उनको बोलता हूँ आपको दवाई लगेगी। क्योंकि अगर मैं उनको बोल दूँ कीमोथेरेपी लगेगी तो वो इतना डर जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं ये इसके अंदर कौन सा पॉइजन है, ये मेरी बॉडी को हार्म तो नहीं कर देगा। तो बहुत बार राइट वर्ड्स का चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट्स के लिए। दूसरा चीज़ जो मैंने अपने कैरियर में सीखी है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम पेशेंट को इंटरेक्ट कर रहे हो तो कैंसर का डायग्नोसिस आप उनको बताने वाले हो, या तो उनको पेशेंट को या फैमिली को, उस समय हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ता है। क्योंकि मेरी एक भी बात उनके लिए इतनी पॉजिटिव या इतनी नेगेटिव हो, जैसे आपने बोला कि आपने ऐसे पेशेंट से मिले जिनसे आपको लगा कि हाँ वो अपने डॉक्टर के प्रति उनके अंदर बहुत अच्छा या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था, लेकिन अगर डॉक्टर थोड़ी सी एक भी बात ऊपर से नीचे कर दे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट आपको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि आपसे डायरेक्टली ऑन द फेस पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा कौन सा स्टेज है और मेरी लाइफ कितनी है। तो ऐसे केसेस में मतलब एज ए डॉक्टर हमें क्या बोलना चाहिए? क्या हमें सच बोलना चाहिए? क्या हमें उनको आधा सच बोलना चाहिए या उन्हें हमें झूठ बोलना चाहिए, या कैसे हमें ऐसे पेशेंट को कैसे डील करना चाहिए जिसमें मान लीजिए उनको अगर डिजीज का स्टेज ज़्यादा है, तो क्या सही तरीका है ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट भी करना, क्योंकि आज के डेट में स्टेज 4 में भी लोग क्योर हो रहे हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह की प्रॉब्लम में मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे, हाउ शुड अ डॉक्टर डील विद अ फैमिली विच इज गेटिंग डायग्नोज्ड विद somebody in their family who has got a stage 4 cancer?
एज अ डॉक्टर आई थिंक सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहिए कि देखिए हमारी जितनी कैपेसिटी है हम वो सब कर रहे हैं। बाकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे से ऊपर भी है कोई भगवान जो इन सब चीज़ों को डील कर रहा है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गॉड का मीडियम यूज करके करते हैं विच इज जेन्युइनली देयर, राइट, हमारे हाथ में ये नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक सही इंसान बैठे बैठे भी जा रहा है, तो एक तो पेशेंस का बंदा है। तो इस सिचुएशन में आई थिंक अगर हम क्लाइंट को बोलें कि आप बस अपनी हिम्मत रखिए, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़, जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूँ, और जो आपके हाथ में है हिम्मत दिखाना आप बस वो दिखाइए, बाकी ये टेंशन मत लीजिए कि कौन सी स्टेज है क्या है, जितना है मेरे हिसाब से आंखें बंद करके चलिए, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। तो जो छोड़ने वाली होती है ना कि जब हम दूसरे के हाथ में छोड़ देते हैं, स्पेशली गॉड के हाथ में, तो वो बहुत मोटिवेशन देता है इंसान को, क्योंकि वो ये समझ लेते हैं हाँ कोई तो है जो मेरे को देख रहा है, जितना मेरे हाथ में वो मैं कर रहा हूँ, बाकी भगवान के हाथ में है। आपने ना बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मुझे इससे याद आया कि जब हमें बचपन में हिंदी के जब क्लासेस होती थी तो उसमें हमेशा एक जो श्लोक बहुत फेमस है गीता का कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग जो हैं हम अपने कर्म पे ही हमारा अधिकार है, हमारा फल पे अधिकार नहीं है। चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे कोई भी इंसान है, कोई अपनी प्रोफेशन में जो काम कर रहा है, तो डॉक्टर भी अपनी तरफ से बेस्ट ही कर सकता है। हाँ, और ये बात भी मैंने खुद फील की कि जब भी हमारे पे परिस्थिति खराब होती है तो हमेशा एक स्पिरिचुअल एंगल अगर उसमें आ जाए तो इंसान का तो हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती हैं या परिस्थिति ऐसी हो जाए जहाँ पे चीज़ें हम चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसमें हमेशा बेटर ये रहता है कि हम ये अज्यूम करें कि कोई ना कोई है जो हमें गाइड करेगा। वो गाइडिंग फोर्स आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, या फिर वो एक स्पिरिचुअल या डिवाइन एनर्जी हो सकती है। और इस तरह के चीज़ों से जो साइंस ने भी बिलीव किया है कि बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिलीफ इज इम्पॉर्टेंट, फेथ इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई व्हेन माय पेशेंट्स आस्क मी कि डॉक्टर साहब हम ये कोई ताबीज़ बांध लें या हम कुछ ऐसा कुछ चीज़ कर लें, तो मैं हमेशा उनको ये नहीं बोलता कि अरे ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन उसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। और साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी हमारे परिस्थिति से उभरने के लिए। जब पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत बार ऐसा होता है कि सभी लोग साइंटिफिकली ओरिएंटेड नहीं होते हैं। आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो ज़्यादातर 70-80% लोग जो होते हैं उनका किसी ना किसी चीज़ में उनकी आस्था है। वो भगवान हो सकते हैं, वो उनके गुरु हो सकते हैं, या जो भी एनर्जी जिनको वो बिलीव करते हैं। तो जो बिलीवर्स होते हैं, अगर हम उनके उस समय उनके माइंड को उस बिलीफ की तरफ डाइवर्ट करते हैं, तो वो हमारे प्रति उनका एक तो अटैचमेंट डेवलप होता है, तो हमारी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले कोई भी इंसान अगर मेरे पास आता है तो पहले वो एक्सेप्ट करे कि हाँ ये मेरा डॉक्टर है, या अब मैं इनसे ट्रीटमेंट करूँगा। जैसे ही उनका, अगर मैंने उनको ऐसी कोई बात बोली जो उसमें वो बिलीव करते हैं और मैं बिलीव नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर और पेशेंट का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाट वन थिंग आई हैव रियलाइज। सो एनी अदर पॉइंट्स यू हैव कि और जैसे कि लोग कभी कभी क्या होता है कि जो मेरे को अच्छी चीज़ नहीं लगी कि लोग क्या करते हैं कि दे गो टू मच बियॉन्ड इनटू फेथ हीलिंग, and there are people who just claim to be not true. Their claims are, we know that they are जैसे बाबा होते हैं, झाड़ फूक होता है, उसमें लोग चले जाते हैं। और कैंसर में ऐसा करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। लेकिन मेरे ऐसे पेशेंट्स रहे हैं जिनको मैंने मोटिवेट भी किया, उसके बावजूद भी वो लोग बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमसे थोड़ी देर के लिए मिलते हैं और उसके बाद फिर जब वो चेंबर से बाहर जाते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसको कैसे रोक सकते हैं, मतलब हम कैसे कर सकते हैं कि वो लोग आप में और बिलीव कर पाए, या फिर वो इस जगह ना जाए जहाँ पे उनका कैंसर बढ़ जाए। तो ऐसा कोई तरीका जिसमें विच कैन हेल्प अस, और व्हाट शुड एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट आई डू कि आई थिंक ये एक पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। हमें बस जैसे आप एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट यू कैन जस्ट टेल देम कि ये सब आपके हाथ में है, बट ऐसा मत करेगा कि कोई धुआं ले ले जो कि आपकी बॉडी के लिए, उन्हें प्रिकॉशन भी दे दीजिए बट उन्हें मना मत करिए, क्योंकि एज पर साइकोलॉजी अगर आप किसी को डायरेक्टली मना करते हैं ना तो वो बंदा वो काम ज़रूर करता है। तो आई वुड से कि वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। अदर देन दैट आई थिंक
फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आई हैड जितनी भी मेरी अभी फीमेल कैंसर पेशेंट से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि अगर जैसे जब आपके हेयर लॉस होते हैं या आपकी ब्रेस्ट रिमूव होती है, तो एक फैमिली का सपोर्ट इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपने अपीयरेंस को ऑलरेडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हो। तो जो फैमिली का सपोर्ट है कि नहीं, आप जैसे भी हो अच्छे हो, डोंट वरी अबाउट योर लुक्स, या डॉक्टर आपको मोटिवेट करा, आई थिंक दीज थिंग्स एड ऑन टू द हीलिंग प्रोसेस। और जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि लोग डिनाई करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पेशेंट्स में देखा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, वो डिनाइल पर ही अटके रहते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है कि वो उस पर अटक जाते हैं कि मेरे साथ हुआ क्यों, वो उसके आगे ही नहीं बढ़ते हैं। बट जिस दिन इंसान एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे को हुआ है, अब मुझे क्या करना है, उस दिन उनकी हीलिंग ना 10 टाइम्स फास्टर हो जाती है। अगर पेशेंट ये चीज़ समझे तो आई थिंक उनकी हीलिंग और मेडिसिन उन पर बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है। आपका क्या कहना है इसमें? मैं आपसे एग्री करता हूँ। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं BLK मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ न्यू दिल्ली में, तो हमने रियलाइज़ किया कि ना केवल एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे को अपनी टीम में साइकोलॉजिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। इनफैक्ट हमारे जो टीम के साइकोलॉजिस्ट हैं वो हर दिन जाके असेसमेंट करते हैं कि एक तो इंडिविजुअल जो पर्सन जो सफ़र कर रहा है उसका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के प्रति और ट्रीटमेंट के प्रति, और फैमिली का एंगल क्या है। और जितना हमने देखा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डेली बेसिस पे किया जाए, जिसमें हमने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोली, वन इज फेथ एंड अदर वन इज सपोर्ट। सो इफ अ पर्सन हैज गॉट फेथ एंड सपोर्ट, दे बोथ वर्क इन पेशेंट्स फेवर। तो ये इसलिए साइको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हमारी टीम में एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम रोज लोगों से बात करते हैं। एक और अच्छी चीज़ मिलती है मुझे इसमें, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं ना वो डॉक्टर से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर उनके बीच में बैरियर रहता है, और मुझे भी लगता है शायद वो बैरियर रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि हर चीज़ आप बहुत ओपनली उनकी फैमिली के बारे में या और इश्यूज़ के बारे में जब आप उनको ट्रीट कर रहे हो तो आप वो डोमेन्स नहीं देख सकते हो। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या आपके साथ लोग ऐसे कन्फाइड करते हैं जो चीज़ें डॉक्टर को नहीं बताते और आपको बता देते हैं? बिल्कुल, आई थिंक बिकॉज दैट इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट आर। हम उनकी लाइफ में घुसकर उनको कंफर्ट जोन देने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उन पे और ज़्यादा इफेक्ट। अगर कोई पेशेंट है और जिसकी अप्रोच थोड़ी सी नेगेटिव है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट और टुवर्ड्स हिमसेल्फ अपनी लाइफ को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिले होगा और लेंदी होगा। वहीं अगर एक साइकोलॉजिस्ट उसकी पर्सनल लाइफ को हैंडल करे, उसको पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेकर आए, और वहीं एक ऑन्कोलॉजिस्ट अकॉर्डिंगली मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीटमेंट करे, देन आई थिंक उसका जो ट्रीटमेंट है वो 10 टाइम्स फास्टर हो जाएगा एंड उनकी हीलिंग भी अकॉर्डिंगली फास्टर हो जाएगी। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मुझे लगता है कि लाइफ में हर जगह हमारी मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि हम क्या हैं, हम जो सोचते हैं वही हैं। जब हम देखते हैं कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी में बदलाव आ गया, तो बहुत अजीब लगता है कि हमें वो सेम इंसान लगता ही नहीं है। मतलब एक इंसान जिसको हम इतने सालों से जानता था या जानते थे, और उनके अंदर अगर पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, उनके अंदर कोई ऐसी डिप्रेशन वाली डिजीज आ जाए या उनके अंदर कोई साइकोटिक बिहेवियर आ जाए, तो वो सेम इंसान दूसरा इंसान बन सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी इंसान को हम ट्रीट कर रहे हैं तो उनके अंदर हम उनकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करके और उनको हम सही डायरेक्शन में लेके जा पाए। Absolutely. So I think with this we have come to a conclusion that with oncologist and a cancer treatment, a mental health treatment is equally required. तो अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो अपना मेंटल हेल्थ और कैंसर ट्रीटमेंट दोनों साथ में करिए, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करे। With this note, I would like to thank Dr. Sajjan for coming here and talking to you guys about oncology. Thank you so much. It has been my pleasure. Thank you so much. Thank you.